नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 7 जीवों में विविधता अभ्यास के प्रश्नोत्तर। चैप्टर 7 के अभ्यास में कुल 6 प्रश्न हैं। इस वीडियो में आपको उन सभी 6 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। तो उत्तर देखिए, जीवों के वर्गीकरण से लाभ, पहला, जीवों के वर्गीकरण से जीवों के बारे में अध्ययन करना, उनका नामकरण करना तथा उनके विशिष्ट गुणों को पहचानना सरल हो जाता है। जीवों के वर्गीकरण से जीवों के बारे में अध्ययन करना, उनका नामकरण करना तथा उनकी जो विशिष्ट गुण हैं उनको पहचानना सरल हो जाता है। दूसरा है, वर्गीकरण के द्वारा ही पृथ्वी पर उपस्थित असंख्य जीवों की क्या क्या उपयोगिता होती है, इसकी सही जानकारी हमें प्राप्त होती है। वर्गीकरण के द्वारा ही पृथ्वी पर उपस्थित असंख्य जीवों की क्या क्या उपयोगिता होती है, इसकी सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला है, वर्गीकरण के द्वारा ही जीवों के विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। वर्गीकरण के द्वारा ही पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक संबंध क्या होते हैं, इसकी सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखिए अगला प्रश्न दूसरा, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे। वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे। यानी जो वर्गीकरण का पदक्रम होता है उसके निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे। तो देखिए उत्तर, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में पहले उस लक्षण का चयन किया जाएगा जो जीवों में मुख्य अंतर निर्धारित करता है, जिससे मुख्य समूह का निर्धारण किया जा सके। जैसे जीवों की मूल इकाई कोशिका के आधार पर प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। यानी वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से सबसे पहले उस लक्षण का चयन किया जाएगा जो जीवों में मुख्य अंतर निर्धारित करता है, जिससे मुख्य समूह का हम निर्धारण कर सके। जैसे जीवों की जो मूल इकाई कोशिका होती है उसके आधार पर प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। दूसरा है, उस लक्षण का चयन किया जाएगा दूसरे क्रम पर जो उन्हें उप समूहों में वर्गीकरण किया जा सके, जैसे स्वपोषी तथा विषमपोषी इत्यादि। यानी दूसरे क्रम पर हम उस लक्षण का चयन करेंगे जो उन्हें उप समूहों में वर्गीकृत कर सके। जैसे जीव स्वपोषी होते हैं तथा विषमपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो दूसरे के बनाए भोजन पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न तीसरा, प्रश्न 3, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। उत्तर, रॉबर्ट व्हिटेकर ने संपूर्ण जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। ये जगत कोश की संरचना, पोषण के स्रोत और प्रकार तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए। रॉबर्ट व्हिटेकर ने संपूर्ण जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। ये जगत कोश की संरचना, पोषण के स्रोत और प्रकार तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए। तो देखिए पहले मोनेरा, इस जगत में एक कोशिक प्रोकैरियोटी जीवों को रखा गया है जिसमें अविकसित केंद्रक होते हैं। ये जीव स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। जीवाणु विषमपोषी तथा नील हरित शैवाल स्वपोषी होते हैं। इस जगत में एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है जिसमें अविकसित केंद्रक होते हैं। ये जीव स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अथवा विषमपोषी दूसरे के बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं, दोनों हो सकते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, विषमपोषी तथा नील हरित शैवाल स्वपोषी होते हैं। अब अगला देखिए, प्रोटिस्टा, इस जगत में एक कोशी यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं। पोषण के आधार पर ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। एक कोशिक शैवाल, प्रोटोजोआ इत्यादि।
यानी प्रोटिस्टा में एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। पोषण के आधार पर ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। एक कोशिक शैवाल प्रोटोजोआ ये इस ग्रुप में होते हैं। अब देखिए फंजाई, इस जगत के जीव पोषण के आधार पर विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं। पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इस कारण इन्हें मृत जीवी कहा जाता है, जैसे ईस्ट, मशरूम इत्यादि। फंजाई यानी इस जगत में जीव पोषण के आधार पर विषमपोषी होते हैं, यानी दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इस कारण इन्हें मृत जीवी कहा जाता है, जैसे ईस्ट, मशरूम इत्यादि। अब देखिए प्लांटी, एक कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव होते हैं। पोषण के आधार पर ये स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी पौधों को इस जगत में रखा गया, जितने भी पौधे हैं इस जगत में आते हैं, प्लांटी में आते हैं। अब अगला देखिए एनिमेलिया, इस जगत में सभी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पोषण के आधार पर ये जीव विषमपोषी होते हैं। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। इसमें जो जीव होते हैं वो चलायमान होते हैं, यानी एनिमेलिया में जो होते हैं बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पोषण के आधार पर ये जीव विषमपोषी होते हैं, यानी दूसरे के बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। अधिकतर जंतु जो होते हैं इस जगत में वो चलायमान होते हैं, यानी गतिशील होते हैं, यानी चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 4, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? उत्तर, पादप जगत के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं। तो देखिए पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा है एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं इनके वर्गीकरण का आधार क्या है। पौधों में वर्गीकरण का प्रथम स्तर इन तथ्यों पर निर्भर करता है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूरी तरह विकसित तथा विभेदित हैं अथवा नहीं। पौधों में वर्गीकरण का प्रथम स्तर इन तथ्यों पर निर्भर करता है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूरी तरह विकसित हैं तथा विभेदित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का द्वितीय स्तर इन तथ्यों पर निर्भर करता है कि पादप शरीर में जल और अन्य खनिज पदार्थों का संवहन करने वाले ऊतकों की उपस्थिति क्या है। वर्गीकरण का द्वितीय स्तर इन तथ्यों पर निर्भर करता है कि पादप शरीर में जल और अन्य खनिज पदार्थों का संवहन करने वाले ऊतकों की उपस्थिति क्या है। इसके बाद वर्गीकरण की प्रक्रिया इन तथ्यों पर ध्यान रखा जाता है कि पादपों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता है अथवा नहीं। इसके बाद वर्गीकरण की प्रक्रिया में इन तथ्यों पर ध्यान रखा जाता है कि पादपों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता है अथवा नहीं। पुनः देखा जाता है कि बीज फलों के अंदर ढके हैं, यानी उसके बाद देखा जाता है कि बीज जो हैं फलों के अंदर ढके अथवा खुले में हैं। यदि ढके हैं तो एक बीज पत्र वाले हैं अथवा दो बीज पत्र वाले हैं। यदि ढके हैं तो वह एक बीज पत्र वाले हैं अथवा दो बीज वाले पौधे हैं। एक बीज वाले जैसे धान और गेहूं अथवा दो बीज वाले जैसे मटर हैं, चना है इत्यादि। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न 5, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है। तो देखिए उत्तर, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर। क्रमांक, जंतु और पौधे। तो देखिए अंतर, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा अंतर देखिए, जंतुओं में पर्णहरिम नहीं पाया जाता। जंतु पोषण हेतु पौधों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जंतुओं में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। जंतु पोषण हेतु पौधों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जंतु
परपोषी होते हैं, यानी पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों में पर्णहरिम पाया जाता है, जिसकी सहायता से वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधों में पर्णहरिम पाया जाता है जिसकी सहायता से वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। अब तीसरा अंतर देखिए, जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित उम्र तक ही हो सकती है। जंतुओं में जो वृद्धि है एक निश्चित उम्र तक ही हो सकती है, जबकि पौधों में वृद्धि अंतिम उम्र तक होती रहती है। जंतुओं में हम जानते हैं कि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित उम्र तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती, जबकि पौधों में वृद्धि अंतिम उम्र तक होती रहती है। अब देखिए अंतिम अंतर, जंतु चलायमान होते हैं, यानी जंतु गतिशील होते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, जबकि पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते, पौधे स्थिर होते हैं। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न छठवां, प्रश्न संख्या 6, वर्टिब्रेटा कशेरुक प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। कशेरुक प्राणी उसे कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब इनके विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या करनी है, तो उत्तर में देखिए, वर्टिब्रेटा कशेरुक प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या निम्नलिखित है। पहला है, कशेरुक प्राणियों में मेरुदंड तथा अंतःकंकाल पाया जाता है। कशेरुक प्राणियों में मेरुदंड तथा अंतःकंकाल पाया जाता है, यानी हड्डियों का ढांचा पाया जाता है। विभिन्न प्राणियों में बंटवारा अलग अलग होता है। कशेरुक प्राणियों में बंटवारा जो होता है वो अलग अलग होता है। पेशियां कंकाल से जुड़कर कशेरुक प्राणियों को चलने में सहायता करती। पेशियां कंकाल से जुड़कर हड्डियों के ढांचा से जुड़कर प्राणियों को चलने में सहायता प्रदान करती हैं। चौथा, कशेरुक प्राणियों में ऊतकों तथा अंगों का जटिल विभेदन होता है। कशेरुक प्राणियों में ऊतकों तथा अंगों का जटिल विभेदन होता है, इसी आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अब पांचवा देखिए, इन प्राणियों में मस्तिष्क का क्रमिक विकास होता है। इन प्राणियों में मस्तिष्क का क्रमिक विकास होता है, इसी क्रमिक विकास के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। मस्तिष्क के साथ साथ शरीर के अन्य संवेदी अंगों का क्रमिक विकास एवं विभेदीकरण होता है। मस्तिष्क के साथ साथ शरीर के अन्य संवेदी अंगों जैसे नाक, कान, आँख, ये जीभ, त्वचा, इनका क्रमिक विकास होता है, इसी आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। छठवां, सिर, ग्रीवा, गर्दन, धड़ तथा अन्य अंगों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। इन प्राणियों का निर्माण जो है, शरीर होता है, ग्रीवा, धड़, अन्य पैर होते हैं, मिलाकर एक शरीर का निर्माण होता है। इसी आधार पर उनका हम वर्गीकरण किया जाता है। सातवां, इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल, यकृत, अग्नाशय तथा अन्य ग्रंथियां पाई जाती हैं। कशेरुक प्राणियों में विकसित आहार नाल, यकृत, लीवर, अग्नाशय तथा अन्य ग्रंथियां पाई जाती हैं। नवां, इनमें हृदय तथा रुधिर वाहिनियों का एक विकसित तंत्र होता है, यानी कशेरुक प्राणियों में हृदय तथा रुधिर वाहिनियों का एक विकसित तंत्र होता है। और अंतिम और दसवां, कशेरुक प्राणियों का श्वसन क्लोमों, फेफड़ों, त्वचा तथा मुख गुहा द्वारा होता है। कशेरुक प्राणियों का श्वसन क्लोमों, फेफड़ों तथा त्वचा तथा मुख गुहा द्वारा होता है। नमस्कार।